ब्रेन बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। पिछले वीडियो लेक्चर में एक यूनिट साइटोलॉजी फिनिश हो गई। आज हम लोग एक नए यूनिट में इंटर कर रहे हैं। ये जो नई यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ होने के लिए लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस का होना जरूरी है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म वास्तव में लाइफ रिलेटेड प्रोसेस है, जिंदगी से संबंधित क्रिया है। लाइफ की यह पहचान है कि उसमें लाइफ रिलेटेड प्रोसेस यानी मेटाबॉलिज्म चलेगा। लाइफ सेल में है तो ये प्रोसेस भी उस सेल में चलेगी जिसमें लाइफ हो, यानी जो लिविंग हो। अब किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए, किसी भी एक्शन के लिए निश्चित तौर पे जिस चीज की जरूरत होती है उसका नाम एनर्जी है। कोई भी सेल इस एनर्जी को जिसके माध्यम से प्राप्त करती है, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल इज ऑलवेज फूड। यानी फूड लाइफ के होने के लिए जरूरी है। और लाइफ जिस प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करती है, दैट विल बी द अल्टीमेट प्रोसेस फॉर लाइफ एंड इट्स नेम इज फोटोसिंथेसिस। अब आप समझिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ life related process occurring in living cell is known as physiology। जीवन की संबंधित की क्रियाओं को पढ़ने के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसका नाम फिजियोलॉजी है। और यदि हम यह लाइफ रिलेटेड प्रोसेस एनिमल सेल में पढ़ें तो उसका नाम एनिमल फिजियोलॉजी। यदि प्लांट सेल में पढ़ें तो उसका नाम प्लांट फिजियोलॉजी। अभी जो यूनिट हम लोग कंसीडर करने वाले हैं उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को पढ़ने के लिए, जैसा कि हमने बताया, एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी का सोर्स फूड है। और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो फूड को प्रिपेयर करती है उसका नाम फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस टर्म जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम बार्नेस है, BARNES। इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। अब आते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझें, इसके पहले इसका इंपॉर्टेंस समझें। लिविंग वर्ल्ड के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। On the basis of mode of nutrition, there are only two groups of organisms. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर सिर्फ दो समूह हैं ऑर्गेनिज्म के। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, AUTOTROPHS। दूसरे को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉप, एक को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इन्हें फूड के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं रहना, ये अपने लाइफ प्रोसेस से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरे वे हैं जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब बात को समझते हैं। हेटेरोट्रॉप वे हैं जो फूड के लिए डिपेंडेंट है और फूड जो बनाएंगे उनका नाम ऑटोट्रॉप है। इसका मतलब सभी के सभी ऑल हेटेरोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स।
सभी हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप पे भोजन के लिए निर्भर है। और ये ऑटोट्रॉप जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करेंगे उसका नाम फोटोसिंथेसिस है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेसिस पर निर्भर हैं और हेटेरोट्रॉप भी फोटोसिंथेसिस पर निर्भर है। यानी विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर इज इम्पॉसिबल टू बी लिविंग। बिना फोटोसिंथेसिस के जीवन संभव नहीं लगता। सिर्फ एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन बना सकता है बिना फोटोसिंथेसिस के, और वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनको हम लोग केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी विदाउट फोटोसिंथेसिस ओनली केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। अब डिफिनीशन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन क्या है? फोटोसिंथेसिस इज a process by which green parts of the plant prepare their own organic food material। ध्यान दें, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स या green parts of plant prepare their own organic food material using CO2 gas, water and sunlight। ध्यान दीजिए, photosynthesis is a process by which green plants or green parts of the plant prepare their own organic food material using CO2 gas, H2O and sunlight। हमने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हरे पौधे या पौधे के हरे भाग अपना कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हरे ही पौधे बनाते हैं, पौधे का हरा भाग भी बना सकता है, बल्कि कोई भी पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है उसका हरा भाग ही बनाता है। अधिकांश पौधों की जड़ें जमीन के अंदर हैं, अंडरग्राउंड रूट है, और उनको लाइट नहीं मिलती, लाइट सरफेस के ऊपर है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर हैं और वो लाइट के संपर्क में है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ऐसे पौधों की जड़ों को हम लोग एक विशेष नाम से पढ़ते हैं, और नाम है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स वो रूट होती हैं जो एरियल हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इसका मतलब ये ग्रीन है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। इनका एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा, ट्रैपा, ट्रैपा सिंघाड़े को कहते हैं। टीनोस्पोरा और ट्रैपा ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए रूट, लीफ, स्टेम डिफाइंड नहीं है, बल्कि पौधे का वो भाग हरा होना बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, वाटर चाहिए। कुछ पौधे, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो H2O की जगह पे H2S यूज करते हैं, और सनलाइट तो सभी को चाहिए। फोटोसिंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल रिडक्शन है ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है जिससे कि वह बनाती है ग्लूकोज। स्वाभाविक है कि ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और उसकी सप्लाई वाटर के ऑक्सीडेशन से होती है। यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। यही नहीं, फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी का कन्वर्जन होता है।
फूड में एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो जिस फॉर्म को फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करती है उसका नाम है लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है इनटू photosynthesis process by which energy is converted into chemical energy. Photosynthesis is a process where CO2 gas is reduced into glucose. During photosynthesis, it is water molecule which is oxidized. Therefore, there is evolution of oxygen. जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। जहां वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता वहां H2S का ऑक्सीडेशन होता है और वहां ऑक्सीजन के बदले सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर का इवोल्यूशन होता है। अब हम इसके प्रोसेस को फॉर्मूले के द्वारा स्पष्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हम एक फार्मूला लिखते हैं 6CO2 plus 6H2O एरो C6H12O6 plus 6O2। यहां हमको प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए और इसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2। 6O2 गैस है। इस रिएक्शन को केमिकली देखें, यह बैलेंस इक्वेशन है, इसमें सारे चीजें बैलेंस है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब। फिर भी यह रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। रीजन, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का इवोल्यूशन वाटर के ऑक्सीडेशन से होता है, यानी जितना भी ऑक्सीजन निकलेगा उसका सोर्स वाटर होगा। अब यहां अप्लाई करके देखते हैं, यहां पे जो ऑक्सीजन निकल रही है वो 6O2 है, जो वाटर यूज हो रही है वो 6H2O है। इसका मतलब 6O2 निकालने के लिए 6H2O नहीं 12H2O चाहिए, यानी दिस इक्वेशन इज केमिकली बैलेंस्ड बट इम्बैलेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन क्या फिर बनकर तैयार होगा, 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and chlorophyll C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यहां हमने 6H2O इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा, अदरवाइज ये पूरा इम्बैलेंस हो जाता। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस can be represented by this formula, not by this formula। और ऐसा क्यों हुआ आप जान चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का स्रोत वाटर है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इस इक्वेशन को हम सही माने तो इसमें से ऑक्सीजन वाटर से भी निकलेगी और इसी ऑक्सीजन को हमें CO2 से भी निकालना पड़ेगा, जबकि CO2 का रिडक्शन होना है और वाटर का ऑक्सीडेशन, यानी यह इक्वेशन सही नहीं है और यह इक्वेशन सही है। स्पष्ट हो गया होगा मेरे अनुमान से। अब कुछ बात बताते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं नेचर में, उन सब का स्रोत एक ही है CO2, और जिस प्रोसेस से CO2 ली जाती है वो भी एक ही है, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब हुआ द सोल सोर्स ऑफ कार्बन इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को जिसने पहली बार बताया था उसका नाम लिबिग है। लिबिग को हम लोग फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ मिनिमम। इसी लॉ ऑफ मिनिमम को बेसिस बनाकर एफ ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस से संबंधित एक रूल दिया। उस रूल का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इट मींस
law of limiting factor proposed by Blackman was based on law of minimum given by Liebig. Liebig is also regarded as father of biochemistry. एक और फोटोसिंथेसिस जहां होती है सामान्य तौर पे उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यह आइडिया क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम सैक्स है। सैक्स ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर CO2 गैस इज यूज्ड अप। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से आती है। इस बात को पहली बार जिसने प्रपोज किया उसका नाम वॉन नील है, NEIL। और जिसने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया उसका नाम रूबेन कैमन एंड हसीद है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हिल है, बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा कि रॉबर्ट हिल डिस्कवर्ड हिल्स रिएक्शन को ही हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। ऐसे ही ब्लैकमैन जो अभी हम बता रहे थे, ए ब्लैकमैन डिस्कवर्ड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन की खोज रॉबर्ट हिल ने की, डार्क रिएक्शन की खोज एफ ब्लैकमैन ने की। ब्लैकमैन ने ही, जैसा कि हमने बताया, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इन्होंने एक प्रोसेस दिया जिसका नाम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। पार्क एंड बेगिन, पार्क एंड बेगिन्स ने फोटोसिंथेसिस की यूनिट के बारे में बताया था जिसको हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का समूह है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, समूह में है, जिनमें क्लोरोफिल की लगभग मात्रा 230 होती है। प्रोकैरियोट के क्वांटासोम में क्लोरोफिल की संख्या मात्र 50 होती है। ये जो पिगमेंट हैं डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उस एब्जॉर्ब एनर्जी को अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को, पड़ोसी अपने पड़ोसी को, और सब मिलकर एक सेंट्रल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे। इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं। सारे मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त करने के बाद रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल हाईली एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर यह इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सबसेल से रिलीज करता है। यही इलेक्ट्रॉन मूव करके एडीपी को आईपी से जोड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ता है और बन जाती है एटीपी। ध्यान दीजिए, वह पॉइंट फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी क्वांटासोम का जहां पर लाइट एनर्जी के सहयोग से एटीपी बना, उस पॉइंट को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। रिएक्शन सेंटर सदैव क्लोरोफिल ए का बना होता है, यानी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनवाएगा। जिस पौधे में क्लोरोफिल ए नहीं होगा उसमें रिएक्शन सेंटर नहीं होगा, जिसमें रिएक्शन सेंटर नहीं होगा उसमें क्वांटासोम नहीं होगा, जिसमें क्वांटासोम नहीं होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी हर फोटोसिंथेसिस करने वाले के पास क्लोरोफिल ए का होना जरूरी। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस के यूनिट यानी क्वांटासोम का रिएक्शन सेंटर बनवाता है। इस पूरी व्यवस्था को हम समझते हैं। लाइट हमने दिया, लाइट के चलते एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी बना। एटीपी के बनाने में एडीपी से आईपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना जरूरी। एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। Since it occurs in presence of light, therefore it is named as photophosphorilation. इसका मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन चलने वाली जगह का नाम फोटोसिंथेसिस में क्वांटासोम है, जिसका आइडिया पहली बार देने वाले साइंटिस्ट का नाम पार्क एंड बेगिन्स है। थैंक यू सो मच।